अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। इस वीडियो के एंड पे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन नर्वस सिस्टम, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है ये तीन किस्म के सिस्टम से मिलकर बनता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। टुगेदर दिस थ्री कंपोनेंट्स इंटीग्रेट ऑल द फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इन तमाम कंपोनेंट्स को आप इकट्ठा करो तो फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज बनती हैं। द CNS इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। दिस टू स्ट्रक्चर्स कलेक्ट एंड इंटरप्रेट वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। ये जो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कलेक्ट करते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को। अब ब्रीफ ओवरव्यू होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वो प्रोवाइड किया जाता है। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम को इस तरह डिवाइड किया जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उनसी होती है दो में डिवाइड हो जाती है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ये ऑटोनोमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। ऑटोनोमिक में सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ऑटोनोमिक और सोमैटिक जो उनसे होती है पेरिफेरल का पार्ट होता है। और ऑटोनोमिक के दो मेन टाइप्स होती है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, यानी 6 किस्म के स्टेप्स होते हैं जो कि आप कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जिससे कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है ऑब्जर्वेशन, जनरल बिहेवियर। हम आम तौर पर जो जनरल बिहेवियर है उसको किस तरह ऑब्जर्व करते हैं: मेंटल स्टेटस एग्जामिन, क्रेनियल नर्व असेसमेंट, रिफ्लेक्स टेस्टिंग, मोटर सिस्टम असेसमेंट, सेंसरी सिस्टम असेसमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कितने हैं? 6 हैं। आप किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन जनरल बिहेवियर करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जाम करते हैं, क्रेनियल नर्व असेसमेंट करते हैं, रिफ्लेक्स टेस्टिंग करते हैं, मोटर सिस्टम असेसमेंट करते हैं, सेंसरी सिस्टम असेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात की थी वो है जनरल ऑब्जर्वेशन। जनरल ऑब्जर्वेशन आ सिंपल मीन्स ऑफ गैदरिंग अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट neurological system is to observe the patient walking, talking, seeing and hearing. Watching the patient enter the room is also important in giving the examiner information। वो कहता है कि जनरल ऑब्जर्वेशन में एक सिंपल मीन होता है कि तमाम इंफॉर्मेशन को गैदर करना, पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के बारे में ऑब्जर्व करना, पेशेंट के वॉक, टॉक, सीइंग और हेयरिंग के बारे में वॉच करना कि पेशेंट किस तरह रूम में एंटर हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन गिविंग द एग्जामिनर इंफॉर्मेशन। तो हम जनरल ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया है, हमने सिंपली तौर पर एक ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन को गैदर किया है जिसमें जो पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आता है इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेशेंट चलता कैसा है, बोलता कैसा है, देखता कैसा है और सुनता कैसा है। जब पेशेंट काउंटर पे रूम में एंटर होता है तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जामिनर की इंफॉर्मेशन के लिए। फिर क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट रूम में एंटर हुआ तो आपने सबसे पहले चेक करना है पोस्चर एंड मोटर बिहेवियर के पेशेंट का पोस्चर क्या था और मोटर बिहेवियर क्या था। ड्रेस, ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन, फेशियल एक्सप्रेशंस, स्पीच मैनर, मूड एंड रिलेशन टू दी पर्सन एंड थिंग्स अराउंड हिम। तो आप सबसे पहले जब पेशेंट रूम में एंटर होता है ना तो आप देखते हो उसका पोस्चर कैसा है, उसका मोटर बिहेवियर कैसा है, ड्रेस कैसी की हुई है, ग्रूमिंग कैसी है, पर्सनल हाइजीन कैसी है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, बोलता किस तरीके से है, मूड क्या है और पर्सन्स और थिंग्स जो कि इसके इर्द गिर्द होती हैं वो कैसी हैं। इक्विपमेंट्स में आता है सेफ्टी पिन्स, कॉटन, ट्यूनिंग फोक, रिफ्लेक्स हैमर, फ्लैश लाइट, ऑप्थेल्मोस्कोप, वीएन स्क्रीनर, ग्लव्स और कॉफ़ी। तो इक्विपमेंट में क्या आता है? सेफ्टी पिन्स, कॉटन, ट्यूनिंग फोक, रिफ्लेक्स हैमर, फ्लैश लाइट, ऑप्थेल्मोस्कोप, वीएन स्क्रीन्स और ग्लव्स और कॉफ़ीज आएंगी। मेंटल स्टेटस आप कैसे चेक करते हैं? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल इंडिकेटर होता है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए। इज द इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्शियस, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंडिकेटर होता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होता है जो कि इंडिविजुअल के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को शो करता है। और यू कैन लीगली डिस्क्राइब द पेशेंट कंडीशन इन द नर्सिंग नोट्स बट सेइंग रिपीट्स appears to be alert, lethargic or fourth alert।
द पेशेंट इज अवेक एंड वर्बली एंड मोटरली रिस्पॉन्सेज। तो मेंटल स्टेटस आप ऐसे करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का देखते हैं। ये मोस्ट वैल्यूएबल इंडिकेटर होता है न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के लिए कि इंडिविजुअल का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। आप लीगली डिस्क्राइब करते हो पेशेंट के कंडीशन को नर्सिंग नोट से, कैसे कहते हैं, अपीयर्स टू बी अलर्ट, लेथार्जिक एंड फोर्थ के जो लीगली आप देखते हैं कि पेशेंट अलर्ट है, लेथार्जिक है, ये किस किस्म का है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका देखते हैं। सबसे पहले जो आता है वो ये देखते हैं कि अलर्ट, पेशेंट जागा हुआ है, वर्बली है और मोटरी रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको कहेंगे अलर्ट। पेशेंट अवेक है, वर्बली और मोटरी रिस्पॉन्स करता है, उससे कहेंगे अलर्ट। फिर हम लेथार्जिक में देखेंगे कि पेशेंट स्लीपरी है और ड्रोजी है और वीक विल अवेक और रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली टू द कमांड। तो हम देखेंगे पेशेंट सोया हुआ है, ड्राउजी है, जाग रहा है और रिस्पॉन्ड कमांड के अकॉर्डिंगली कर रहा है, तो इसे कहेंगे लेथार्जिक। और स्टूपर ये होगा कि पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियसली स्पॉन्टेनियसली इज वेरी हार्ड टू अवेकन। यानी पेशेंट जो उनसे होता है ना अनकॉन्शियस तौर पे ना स्पॉन्टेनियसली मूव करता है और इज अनकॉन्शियसली स्पॉन्टेनियस, यानी स्टूपर जिसको कहते हैं ना, जैसे सोया हुआ गहरी नींद में अनकॉन्शियसली सोया होता है और उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसे कहेंगे स्टूपर। सेमी कोमा, द पेशेंट इज नॉट अवेक बट विल रिस्पॉन्स पर्सफुली टू डीपन पेन। यानी पेशेंट जो सा होता है ना वो जाग नहीं रहा होता है, लेकिन जब रिस्पॉन्स करता है जब बहुत ज़्यादा डीप पेन हो तो उसे कहेंगे सेमी कोमा। कोमा, द पेशेंट इज कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव। तो जो पेशेंट होता है वो कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव होता है और उसको कहेंगे कोमा। तो इसमें हमने मेंटल स्टेटस को कैसे चेक किया, हमने ऐसे चेक किया कि जो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंडिकेटर होता है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए कि हम इंडिविजुअल का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करें। आप लीगली डिस्क्राइब करते हैं पेशेंट की कंडीशन को नर्सिंग नोट्स में, ये ऐसे क्या है कि अलर्ट है, लेथार्जिक है, ये कैसे नज़र आ रहा है। आप पेशेंट को चेक करते हो कि पेशेंट जाग रहा है, वर्बली है, मोटर ही रिस्पॉन्स करता है, तो उसे कहते हैं अलर्ट। लेथार्जिक में पेशेंट ये कहता है पेशेंट स्लीपी है, ड्रॉजी है और अवेक हो जाता है और रिस्पॉन्ड करता है अप्रोप्रिएटली टू दी कमांड, उसको कहते हैं लेथार्जिक। स्टूपर जो कहता है कि पेशेंट बिकम अनकॉन्शियसली स्पॉन्टेनियसली इज वेरी हार्ड टू अवेकन। जो पेशेंट होता है ना वो बहुत अनकॉन्शियसली सोया होता है और उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। सेमी कोमा में कहते हैं कि पेशेंट जाग नहीं रहा होता है लेकिन रिस्पॉन्स करता है पर्पसली टू डीप पेन में, उसे कहेंगे सेमी कोमा। कोमा में कहेंगे पेशेंट इज कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव होता है, तो उसे कहेंगे कोमा। ग्लासको कोमा स्केल, ग्लासको कोमा स्केल की बात की जाए तो ग्लासको कोमा स्केल ये पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए होता है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम असेस कर रहे हैं वो बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिसके मैक्सिमम स्कोर्स होते हैं 6। अब 6 पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से हम 1 तब देंगे जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता पेन में, जैसे कि वेंट के पेशेंट्स होते हैं। 2 होता है एक्सटेंसर पोस्टरिंग टू द पेन स्टिमुलस कोस लिम्ब एक्सटेंशन। तो एक्सटेंसर पोस्टरिंग टू द पेन होता है और स्टिमुलस कोस करता है लिम्ब एक्सटेंशंस को। 3 होता है फ्लेक्चर रिस्पॉन्स टू पेन प्रेशर और नेल बेड कोजेज अबनॉर्मल फ्लेक्शन ऑफ द लिम्ब। ये जो होता है ना फ्लेक्शन रिस्पॉन्स टू पेन, जब भी नेल बेड पे प्रेशर अप्लाई किया जाए ये अबनॉर्मल फ्लेक्शन ऑफ लिम्ब कॉज करता है। 4 ये होता है विड्रॉल टू पेन पुल्स लिम्ब अवे फ्रॉम द पेन स्टिमुलस। ये क्या करता है, पेन को विड्रॉल करता है और लिम्ब को अवे फ्रॉम पेनफुल स्टिमुलस ये रिस्पॉन्स करता है। 5 में होता है लोकलाइज रिस्पॉन्स टू पेन और 6 में होता है कैरीइंग आउट रिक्वेस्ट और या बे कमांड। तो मोटर रिस्पॉन्स से बनाता होता है कि जब भी उसको कोई ना कोई चीज़ छुपाई जाए तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। अगर उसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया तो 1 पॉइंट है। अगर उन्होंने ये किया है कि जब आपने उनको पेन कोई भी नीडल छुपाई है तो वो ऐसे अपनी टांगे और ये वो ऐसे एक्सटेंड कर लेता है, फिर थ्रू देते हैं। जब 3 तब देते हैं जब वो आप उसको जो नेल बड है उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये नॉर्मल फ्लेक्शन कोज कर देगा। और 4 तब देता है कि जब आप अपना बाजू पीछे की तरफ करते हो। और 5 तब देते हैं जब आप रिस्पॉन्स करते हो लोकलाइज पेन के नतीजे में। 6 तब देते हो जब कैरिंग और रिक्वेस्ट करते हैं या बे कमांड करते हैं।
तो हमने असेस करना है ग्रेड्स ऑफ बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स होते हैं। हम क्या होते हैं बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स को ग्रेड्स देते हैं और मैक्सिमम 5 पॉइंट्स होते हैं। इस तरह होते हैं कि वर्बल मीन के वो जो बोल के बताता है ना उसे कहते हैं 1 2 3 4 5। इसमें जो मैक्सिमम स्कोर्स होते हैं ना वर्बल में वो 5 होते हैं। आमतौर पर कोई भी 1 तब देंगे जब कोई भी वर्बल रिस्पॉन्स ना हो। 2 में आप कहते हैं इनकम्प्रीहेंसिबल स्पीच, नो वर्ड्स अटर्ड ओनली मॉर्निंग। 2 आप कहते हैं गैर समझने वाली, यानी कि आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि कौन सी वो तकरीर करता है, कोई अल्फाज नहीं बोले जाते, सिर्फ वो क्या करता है बड़बड़ाता है, मौन करता है, बड़बड़ाता है। नो वर्ड्स अटर्ड यानी कोई अल्फाज नहीं वो बोलता है, सिर्फ मौन करता है यानी बड़बड़ाता है। 3 में आता है इनअप्रोप्रिएट स्पीच, रैंडम और एक्सक्लामेटरी स्पीच, नो कन्वर्सेशन एक्सचेंज। इसमें वो कहता है कि ये जो सी होती है ना इनअप्रोप्रिएट स्पीच का मतलब होता है कि नामुनासिब तकरीर होती है, बेतरतीब या तवज्जुह अंगेज़ तकरीर होती है, कोई गुफ्तगू का तबादला नहीं होता। यानी रैंडम यानी जो दिल में उसका आएगा, या तवज्जुह एक्सक्लेमेटरी स्पीच यानी कि कुछ भी जो भी दिल करेगा ना वो बोलेगा, कोई भी कन्वर्सेशन एक्सचेंज नहीं होगी उससे कहेंगे। कंफ्यूज कन्वर्सेशन का मतलब होता है पेशेंट रिस्पॉन्ड्स इन कन्वर्सेशनल मैनर विद सम डिसोरिएंटेशन एंड कन्फ्यूजन। वो क्या कहता है जो कंफ्यूज्ड होगा ना, कंफ्यूज किस्म की या उलझन किस्म की वो गुफ्तगू करेगा, पेशेंट गुफ्तगू के अंदाज में जवाब देता है कि जैसे वो कन्वर्सेशन आपके साथ कर रहा है। कुछ जौन सी होती है ना विद सम डिसोरिएंटेशन यानी कि ये करता है कि उसको पता ही नहीं होता इर्द गिर्द क्या हो रहा था और वो उलझन का शिकार होता है, यानी कंफ्यूज किस्म की वो गुफ्तगू करता है। ओरिएंटेशन से ओरिएंटेड क्या मतलब पेशेंट नोस हु एंड वेयर दे आर एंड व्हाई एंड द ईयर सेशन एंड मंथ। पेशेंट बताता है कि पेशेंट जानता है कि वो कौन है, कहाँ है, क्यों है और साल, मौसम और महीने के बारे में बताता है। तो वर्बल रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि पहले तो उसने किसी किस्म का कोई गुफ्तगू नहीं की, दूसरे में उसने क्या कहा कि उसने कि ना वर्ब का चेंज किया, बस वर्ड्स का चेंज किया, बस बड़बड़ाता रहा। तीसरा पॉइंट हम तब देंगे जब वो ना रैंडम बोलेगा, यानी उसको पता ही नहीं होगा वो क्या कह रहा है, उलझन का शिकार है, बस बोल रहा है। कंफ्यूज कन्वर्सेशन में होता है कि वो उसको किस जगह पे है, डिसोरिएंटेटेड है, कंफ्यूज है और कन्वर्सेशनल मैनर में जवाब देता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेशेंट को पता होता है कि वो कहाँ है, क्यों है और कहाँ है, इंसान क्या है, ईयर क्या है, मंथ क्या है, तो वो ओरिएंटेड होता है। आई ओपनिंग की बात कीजिए तो मैक्सिमम जो स्कोर्स होते हैं ना 4 होते हैं। जो 4 स्कोर होते हैं 1 2 3 4, यानी 1 पॉइंट तब होगा जब कोई भी पॉइंट जो आई है जो ओपन नहीं होगी, और आई अगर ओपन होगी तो पेन की रिस्पॉन्स में होगी। अगर 3 होगा आई ओपनिंग होगी स्पीच के रिस्पॉन्स में, डैट इज़ एनी स्पीच और शाउट। स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग होगी यानी तो पहले नंबर पे कोई आई ओपनिंग नहीं। आई ओपनिंग आंख उसने खोली तो क्या हुआ, जब दर्द हुई तो तब खोली। आई ओपनिंग उसने की है इन रिस्पॉन्स टू स्पीच, या को जब कोई बोला या शाउट किया, या आंख उसने खुली रखी है, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग यानी जब दिल किया है तब खोली हुई है। ग्लासगो कोमा स्केल में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक होती है मोटर रिस्पॉन्स, दूसरा होता है वर्बल रिस्पॉन्स जिसमें 5 पॉइंट थे, और तीसरा आई ओपनिंग जिसमें 4 थे। तो पहले मोटर में हमने 6 और वर्बल में हमने 5 पढ़े, और जो आई ओपनिंग है उसमें 4 पढ़े, तो टोटल कितने हो गए 15 हो गए। तो उसके हिसाब से हमने जो स्पेसिफिक CNR चार्ट है या नर्सिंग नोट्स है उसके रिलेटेड हमने लिखना है। Calculation in basic mathematics. Ask the patient to do some simple arithmetic programs without using paper and pencil. For example, ask him to add 7s or to subtract 3s backward. यानी पेशेंट को आप बताओगे कि आपने सिंपल अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स आपने करनी है विदाउट यूजिंग पेपर और पेंसिल। आपने पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल किए बगैर आपने क्या करना है, बेसिक अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स आपने पूछनी है। फॉर एग्जांपल आस्क हिम टू ऐड 7s और टू सब्ट्रैक्ट 3s बैकवर्ड। यानी आपने मिसाल के तौर पर जौन सा है या तो 7s ऐड करना है या 3s बैकवर्ड आपने ऐड करना है। It should take the patient to average intelligent about 1 minute to complete the calculation with few errors। आप ये कहते हो कि आपने पेशेंट को ऐसे कहना है
कि सिंपल अरिथमेटिक प्रॉब्लम जो सी होती है ना, पेपर को इस्तेमाल किए बगैर आपने कहना है कि फ़र्ज़ करो आप ना ऐड करो 7 को, शुड टेक द पेशेंट ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस अबाउट 1 मिनट टू कंप्लीट कैलकुलेशन विद फ्यू एरर्स। ये कहता है कि आप ये एवरेज इंटेलिजेंट में आप क्या करते हो, आप उसको ना पूरा 1 मिनट का टाइम देते हो कि आप ये कैलकुलेशन को अपनी कंप्लीट करो, लेकिन एरर्स जो से होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। फिर आता है इफेक्ट या मूड पे। ड्यूरिंग द फिजिकल पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन नोट द पेशेंट मूड एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस विच यू कैन ऑब्जर्व बाय हिज वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर। आप कहते हैं फिजिकल पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन में ना आप पेशेंट का मूड और इमोशंस एक्सप्रेशंस को नोट करते हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने वर्बल या नॉन वर्बल बिहेवियर के साथ। नोटिस इफ ही हैज़ मूड स्विंग्स और बिहेव एज thought he is anxious or depressed. Notice whether or not the patient feelings are appropriate for the situation. आप फैक्ट ऑफ मूड में पढ़ते हो कि ड्यूरिंग फिजिकल पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, फिजिकल पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन के दौरान में आप क्या करते हो, पेशेंट के मूड और इमोशंस एक्सप्रेशंस को नोट करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो उसके वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को नोटिस करते हो कि इसके मूड स्विंग्स और बिहेव्स कैसे करता है। एंशियस और डिप्रेस कंडीशन में नोट करते हो कि वेदर और नॉट द पेशेंट फीलिंग आर अप्रोप्रिएट फॉर दिस सिचुएशन, और नोटिस करते हो कि क्या पेशेंट और पेशेंट्स की फीलिंग अप्रोप्रिएट है सिचुएशन के अकॉर्डिंग के नहीं है। तो इस तरह आप इफेक्ट और मूड को असेस करते हो। Disturbance in mood, affect and feelings may be indicated by a patient who exhibit unresponsiveness, होपलेसनेस, एजिटेशन, यूफोरिया, इरिटेबिलिटी एंड वाइड मूड स्वेलिंग्स। अब डिस्टर्बेंस होती है उसके मूड में, इफेक्ट में, फीलिंग्स में, वो इंडिकेट करती है कि पेशेंट जो उनसे होते हैं ना अनरिस्पॉन्सिबल होता है, यानी होपलेस होता है, एजिटेटेड होता है, या बहुत ज़्यादा खुश होता है, इरिटेबिलिटी होता है, या वाइड मूड स्विंग्स आते हैं, तो ये भी उसके डिस्टर्बेंस कोज करती है उसके मूड में, इफेक्ट में, फीलिंग्स में, जो कि किसी भी इरिटेबिलिटी या वाइड मूड स्विंग्स को शो करती है। मेमोरी की बात की जाए, रिसर्च एंड रिमोट्स आते हैं। आस्क द पेशेंट इस फोन नंबर, द सिटी ही इज़ इन एंड बिल्डिंग नंबर, द स्टेट एंड नेम्स ऑफ 2 और 3 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें कहता है कि पेशेंट को कहा जाता है कि फ़ोन नंबर जो उनसे होता है ना आस्क करो, सिटी जो होती है जिसमें वो होता है बिल्डिंग नंबर, स्टेट और नेम्स ऑफ 2 और 3 प्रेसिडेंट्स, यानी उससे के जो मेमोरी होती है ना वो चेक की जाती है। ओरिएंटेशन, इफ़ द पेशेंट ओरिएंटेड बाय प्लेस, पर्सन और टाइम और नोट किया। आप देखते हो कि पेशेंट ओरिएंटेड है अपनी जगह को लेके, पर्सन को लेके, टाइम के लेके, क्या नहीं है। नॉलेज, नॉलेज नॉर्मल इंटेलेक्ट के पेशेंट की जो नॉर्मल इंटेलेक्ट कैसी है। आज दी पेशेंट टू नेम 5 लार्ज सिटीज और मेजर रिवर्स। पेशेंट से आप पूछो कि ये जो 5 लार्ज सिटीज़ के नाम क्या हैं, या कोई दरियाओं का नाम पूछ रहा है। अनदर वे टू टेस्ट दिस एरिया इज़ टू आस्क द पेशेंट टू टेल द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब और मेटाफोर। आप पेशेंट से पूछते हो टेस्ट करने के लिए इस एरिया को कि पेशेंट को प्रोवर्ब और मेटाफोर का मतलब पता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन एज यू सो शैल यू रेप, honesty is the best policy, a stitch is time save 9। तो नॉलेज या नॉर्मल इंटेलेक्चुअल में आप ये कहते हो कि पेशेंट को ना कोई भी 5 दरिया का नाम आप पूछते हैं, या 5 शहरों के नाम आप पूछ लेते हो, या मेजर दरियाओं के नाम आप पूछ लेते हो, बड़ी नदियों के नाम आप पूछ लेते हो। तो इस इलाके के जायज़ा लेने के लिए ना आपका एक और तरीका है कि पेशेंट को आप कहते हो कि आपको प्रोवर्ब का मतलब है मेटाफोर यानी इस्तारे का मतलब बताएं। मिसाल के तौर पर वजाहत करें कि एज़ यू सो यू शैल यू रेप, यानी आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक बेस्ट पॉलिसी है। अ स्टिच इन टाइम सेव 9, यानी एक वक्त का टांका 9 वक्त के बचाता है, यानी एक वक्त का टांका 9 वक्त के बचाता है, यानी एक जो स्टिच होती है ना वो सेव करता है 9 को। इसके बाद आप क्या करते हो, सेरिबेलर फंक्शन को चेक करते हैं। सेरिबेलर फंक्शन क्या है, ये जो टेस्ट होता है ना, दिस इंक्लूड टेस्ट फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो सेरिबेलम होता है ना कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को, कोऑर्डिनेट्स को और वॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स को। इसमें आप कहते हो सेरिबेलर फंक्शन की आप जब बात करते हो ना, ये बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को टेस्ट करने के लिए शामिल होता है। सेरिबेलर की बात की जाए तो आपके स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है वॉलेंटरी मसल मूवमेंट को, तो इसको कहते हैं सेरिबेलम को।
तो सेरिबेलर फंक्शंस क्या है, ये आपके बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को करता है, और जो सेरिबेलम होता है ये आपके स्केलेटल मसल्स को और वेंट्रलरी मसल्स में कोऑर्डिनेशन करता है। क्रेनियल नर्व्स की जब आप बात करते हो तो आपने क्रेनियल नर्व्स को एग्जैल्युएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए कि कुछ जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो सेंसिटिव होती है और कुछ मोटर होती है और कुछ दोनों होती है। आपने टेस्ट करना है, स्मेल करना है, और ये जो टेस्ट और स्मेल होता है ये तब तक आप चेक नहीं करते जब तक कि कोई भी प्रॉब्लम इन एरिया में पाई नहीं जाती। के स्मेल या ऑर्डर को असेस का आपने करना है फैक्ट्री के लिए। विजुअल एक्टिव या विजुअल फील्ड को आपने ऑप्टिक के लिए करना है। रेस, आईलिड, एक्स्ट्रा ऑकुलर आई मूवमेंट्स ओकुलर मूवमेंट के लिए करना है। जो ट्रोक्लिया है वो आई मूवमेंट के लिए इनवर्ट या डाउनवर्ड करना है। ट्राइजिमिनल की बात की जाए, आपने इसको ऐसे असेस करना है, चीफ करके, क्लेंच करना है, कि टीथ को, और सेंसेशन ऑन फोरहेड करके। एब्डुजेंस आपने लेटरल आई मूवमेंट से करना है। फेशियल एक्सप्रेशंस, टेस्ट, एंटीरियर टू थर्ड्स और टंग सेक्रीशंस, टीयर्स एंड सलाइवा आप फेशियल के लिए करोगे। हेयरिंग और इक्विलिब्रियम आप अकोस्टिक के लिए करोगे। स्वेलिंग, गैग रिफ्लेक्स, टेस्ट, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग, स्लैबिक ग्लैंड सेक्रीशन ग्लास ऑफ रेंजल से करोगे। स्पीच फोनेशन, स्वेलिंग, सेंसेशन बिहाइंड द ईयर, गैग रिफ्लेक्स आप वेगस से करोगे। टर्न हैंड, स्ट्रक, शोल्डर या स्पाइनल एक्सेसरी से करोगे। टंग मूवमेंट या हाइपरग्लोसल से आप चेक करोगे। क्रेनियल नर्व वन olfactory नर्व, ये जो होती है olfactory नर्व इज नॉट कॉमनली टेस्टेड ड्यूरिंग अ स्क्रीनिंग फिजिकल एग्जाम बट कैन बी परफॉर्म इज डैमेज स्क्रीनिंग टू दी ट्रॉमा और इंट्राक्रेनियल मास इज सस्पेक्टेड। आप olfactory नर्व को आमतौर पर कॉमनली टेस्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग अ स्क्रीनिंग फिजिकल एग्जाम, लेकिन आप इसको तब परफॉर्म करती है जब कोई ट्रोमा हो या इंट्राक्रेनियल मास सस्पेक्ट होता है। हर जो नोस्ट्रिल होता है ना उसको वैल्यूएट कैसे करते हैं, पोटेंसी के लिए करते हैं। आप एक क्या कहते हैं, एक जो नोस्ट्रिल होता है उसको कंप्रेस कर देते हो और पेशेंट को सांस लेने का कहते हो थ्रू दी ऑपोजिट। ईच नोस्ट्रिल शुड देन बी टेस्टेड सेपरेटली विद अ वोलेटाइल एंड नॉट इरिटेटिंग सब्सटेंस सच एज क्लव्स, coffee, vanilla. The patient should close his eyes, occlude one nostrils or identify the substance placed under the open nostrils। इसमें वो कहता है कि आपने हार्ड नोस्ट्रिल्स को सेपरेटली आपने टेस्ट करना है। कैसे, वोलाटाइल और नॉन इरिटेटिंग सब्सटेंस होने चाहिए जैसे क्लव्स, कॉफ़ी और वनीला होता है। आपने पेशेंट को ये कहना है कि अपनी आंखों को बंद करें और एक जो नोस्ट्रिल्स होता है उसको क्लूड करें। आइडेंटिफाई करना है प्लेस को कि कौन सा जो अंदर ओपन नोस्ट्रिल्स के ऊपर सब्सटेंस आई है। पीपल्स रिएक्शन टू दी लाइट, इसमें आपने सेकंड, थर्ड और मिड ब्रेन कनेक्शंस को आपने देखना है। पेशेंट को कहना है लुक एट अ डिस्टेंस के, पेशेंट को कहना है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की तरफ देखे और लुक एट द साइज, शेप एंड सिमेट्री ऑफ पीपल। ये क्या कहता है, एक जो लाइट होती है ना शाइन करती है इनटू द ईच आई में, ऑब्जर्व करना है कि क्या करता है, पीपल कंस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं। फ्लैश अ लाइट और वन पीपल या और वॉच इट कॉन्ट्रैक्ट ब्रिस्कली, आप इसमें देखते हो कि वो ब्रिस्कली किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक पीपल को करके आपने देखना है। फिर आपने क्या करना है, फ्लैश द लाइट अगेन एंड वॉच द ऑपोजिट पीपल कंस्ट्रिक्ट। आपने फिर क्या करना है, फ्लैश लाइट करना है अगेन और देखना है कि दूसरा पीपल कंस्ट्रिक्ट किया है क्या नहीं। कॉन्सेंशुअल रिफ्लेक्स, रिपीट दिस प्रोसीजर ऑन दी ऑपोजिट आई, आपने ये जो रिफ्लेक्स है आपने ये दूसरी आई पे चेक करना है। आमतौर पर जो उनसे पीपल होते हैं ना 3 to 5 मिलीमीटर इन डायामीटर होते हैं। दे रिएक्ट ब्रिस्कली टू लाइट, बोथ पीपल कंस्ट्रिक्ट कॉन्सेंशुअली। तो आमतौर पर जब आपने पीपल्स को देखा ना ये 3 to 5 मिलीमीटर इन डायामीटर होते हैं, तो ये रिएक्ट करते हैं ब्रिस्कली टू लाइट, बोथ जो पीपल्स होते हैं ना कंस्ट्रिक्ट करते हैं कॉन्सेंशुअली। अब बात करते हैं विजन या विजुअल एक्टिविटी की। आपने क्रेनियल नर्व 2 को ओकुलर फंक्शन को आपने चेक करना है। पोजीशन योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, आपने क्या करना है, पेशेंट के सामने खड़े हो जाना है। टेस्ट करना है पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी को, हर आई को आपने सेपरेटली कवर करना है एट अ टाइम। स्नेल चार्ट का आपने यूज़ करना है, ऐसे वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। विजुअल एक्टिविटी को आपने रिकॉर्ड करना है एज अ फ्रैक्शन। दो जो न्यूमरेटर होता है ना इंडिकेट करता है डिस्टेंस इन फीट फ्रॉम द चार्ट विच द ऑब्जेक्ट कैन रीड द लाइन। आपने स्टेलने चार्ट को वो एक फ्रैक्शन की सूरत में रिकॉर्ड होता है और न्यूमरेटर यानी नंबर लगे होते हैं जो डिस्टेंस इन फीट होते हैं फ्रॉम द चार्ट पे कि कौन सा सब्जेक्ट आपने रीड करना है लाइन को।
denominator indicate the distance at which a normal eye can read the line normal VN in 20/20. Denominator indicate करता है कि distance at which a normal island can read the line और normal जो VN होती है 20/20 होती है. Pocket screener is used at the bedside. Hold the pocket screener at a distance of 12 to 14 inches. At this distance, the letters are equivalent to choose on the Snellen chart. आप ये कहते हो कि एक पॉकेट स्क्रीनर आप यूज़ करते हो बेड साइड पे, ठीक है. आप पॉकेट स्क्रीनर को 12 से 12 इंचज़ तक आप रख सकते हो. इस सिस्टम से ये जो डिस्टेंस होता है ना, लेटर जो होता है ना, इक्वलेंट होता है स्नेलन चार्ट के. तो आप पॉकेट स्क्रीनर भी आप यूज़ कर सकते हो. विजुअल फील्ड की बात की जाए तो ये बाय कन्फ्रंटेशन होता है. कन्फ्रंटेशन से मुराद होता है पोजीशन योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट. अपने आप को पेशेंट के फ्रंट साइड पे रखो. द नोज नॉर्मली कट ऑफ द मीडियल फील्ड ऑफ द वीएन. जो आमतौर पर होता है ना, जो नोज होता है वो आप कट ऑफ करते हो मीडियल फील्ड ऑफ वीएन के लिए. hence compare the patient right eye to your left eye and vice versa. यानी आप ये कहते हो कि अपने एक हिस्से के ऊपर हाथ रख लो और आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हो. यानी अगर उस पेशेंट ने राइट आई पे हाथ रखा है तो आपने लेफ्ट आई पे रखना है. तो फिर आप पेशेंट को कहते हो कि लुक स्ट्रेट एट यू एंड नॉट टू मूव देयर आई. और आप कहते हो, वो पेशेंट को कहते हो कि सीधा आप देखें और अपनी आई को मूव ना किए. कंपेयर योर फील्ड ऑफ वीएन विद द सब्जेक्ट. आप क्या करते हो, अपनी विजुअल फील्ड ऑफ वीएन को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हो. ब्रिंग योर फिंगर फ्रॉम द राइट फील्ड ऑफ वीएन अंटिल इट इज रिकॉग्नाइज. आप क्या करते हो, अपनी जो फिंगर होते हैं ना उसको राइट फील्ड ऑफ वीएन में लेके आते हो यहाँ तक कि वो रिकॉग्नाइज कर देता है. टेस्ट वन क्वाड्रेंट एट अ टाइम. आप एक टाइम पे एक क्वाड्रेंट आप टेस्ट करते हो. विगल योर फिंगर्स टू सी वेदर द पेशेंट कैन रिकॉग्नाइज द मूवमेंट. आप विगल योर फिंगर करते हो कि यहाँ तक कि पेशेंट रिकॉग्नाइज करता है मूवमेंट को. सम लाइक टू हैव पेशेंट काउंट फिंगर्स 1 2 और 4. कुछ लाइक करते हैं कि फिगर को काउंट करना 1 2 है 3 है 4 है. टेस्ट ऑल 4 क्वाड्रेंट्स इन अ सिमिलर पोजीशन. आप चारों क्वाड्रेंट में सिमिलर फैशन के साथ रिस्पॉन्स करते हो. कन्फर्मेशन में आप ये कहते हो कि आप पेशेंट के फ्रंट पे जाके खड़े हो जाते हो. जो नोज जो होती है ना नॉर्मली कट ऑफ कर देते हैं मीडियल फील्ड के लिए, मीडियल फील्ड ऑफ वीएन के लिए. आप क्या करते हो कि अपनी एक पेशेंट जो उनसे राइट हाई पे हाथ रख लेता है और आप लेफ्ट पे करते हो. दोनों यानी दोनों आप ऑपोजिट काम करते हो. और फिर पेशेंट को कहते हो कि सीधा देखें और अपनी आंखों को उन्होंने मूव नहीं करना होता. और फिर आप कहते हो कि उसकी फील्ड ऑफ वीएन को आप ऐसे चेक करते हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ. आप अपनी कोई उंगली भी लेके आ सकते हो फ्रॉम द राइट फील्ड ऑफ वीएन के यहाँ तक कि वो पहचानी जाए. और फिर उसके बाद आप हर क्वाड्रेंट को एक टाइम करते हैं. विगल अपनी फिगर्स को करते हैं ताकि पेशेंट रिकॉग्नाइज कर सके कि मूवमेंट क्या है. कुछ जो होते हैं ना पेशेंट वो फिंगर को लाइक करते हैं कि आप ये जो फिंगर है इधर उधर ना लेके जाएं. बस ये कितनी उंगलियां, 1 है 2 है 3 है 4, चारों आप सारे कोऑर्डिनेट्स पे चेक कर देते हो चारों कोऑर्डिनेट्स में सिंपल फैशन में. इसे कहते हैं बाय कन्फ्रंटेशन. विजुअल फील्ड चेक करने के बाद हमने एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट टू एग्जामिन क्रेनियल नर्व 3 4 एंड 6. आप क्या करते हो कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट जोन्सी और क्रेनियल नर्व्स 3 4 और 6 को आप इस तरह एग्जामिन करते हो. आप आई को इंस्पेक्ट करते हो. आप देखते हो सिमेट्री ऑफ आईलिड्स को, ठीक है. नोट अलाइनमेंट ऑफ आई एट रेस्ट. आप देखते हो कि अलाइनमेंट रेस्ट पोजीशन पे कैसी है. डक्शंस मीन मूवमेंट ऑफ वन आई एट अ टाइम. यानी डक्ट मूवमेंट ऑफ वन आई एट अ टाइम कैसे करती है. वर्जन बोथ आई मूवमेंट. तो यानी एक आई एक टाइम पे कैसे मूव करती है और वर्जन मीन दोनों आई कैसे मूव करती है. हैव द पेशेंट फॉलो एन ऑब्जेक्ट इनटू ईच ऑफ द 9 कार्डिनल गेज फील्ड ऑफ गेज. आप पेशेंट को कहते हो कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको फॉलो करो ईच 9 ऑफ कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज में.
नोट दैट बोथ आई मूव टुगेदर इनटू ईच फील्ड। आप नोट करते हो कि दोनों आई इकट्ठी ईच फील्ड में कैसे मूव करती है। आई मूवमेंट शुड बी स्मूथ एंड विदाउट जर्किंग। आई मूवमेंट को स्मूथ होना चाहिए और विदाउट जर्किंग मूवमेंट होना चाहिए। आईलिड शुड बी जेंटली लिफ्टेड आई बाय द एग्जामिनर फिंगर्स व्हेन टेस्टिंग डाउनवर्ड गेज। यानी जो आईलिड्स होता है ना उसको जेंटली लिफ्ट अप होना चाहिए एग्जामिनर फिंगर के साथ जब डाउनवर्ड गेज आप चेक कर रहे हो। एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट की बात की जाए तो आप क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हो आई को, सिमेट्री के लिए देखते हो आईलिड्स की, फिर आप अलाइनमेंट को नोट करते हो। रेस्ट पे आप क्या करते हो, मूवमेंट ऑफ वन आई एट अ टाइम, इसको कहते हैं डक्शन। यानी आप जो उनसी होती है ना, सबसे पहले आप क्या करते हो, आईलिड की सिमेट्री देखी, फिर उसने आपके ने देखा कि रेस्ट के टाइम पे जो आंख का सीधा होना आपने नोट किया, फिर आपने डक्शंस को एक वक्त में एक आंख की हरकत को आपने चेक किया, वर्जन में दोनों आई की मूवमेंट को आपने चेक किया, और हैव द पेशेंट फॉलो एन ऑब्जेक्ट इनटू ईच ऑफ द 9 कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज। आपने पेशेंट को कहा कि वो एक चीज़ को नज़र करके 9 कार्डिनल फील्ड ऑफ गेस में से हर एक में ले जाए। तो फिर इस तरह आपने बोथ आई को मूव टुगेदर किया इनटू ईच फील्ड। फिर आपने क्या किया, दोनों आई एक साथ हर फील्ड में मूव की। आई मूवमेंट शुड बी स्मूथ एंड विदाउट जर्की। जो आई की जो मूवमेंट होती है ना वो स्मूथ होनी चाहिए और जर्क के बगैर होने चाहिए। आई लिड शुड बी जेंटली लिफ्टेड अप बाय द एग्जामिनर्स फिंगर व्हेन टेस्टिंग डाउनवर्ड गेज। आपने क्या किया, जब आपने जो आई लिड होती है ना नीचे की तरफ देखने का जायज़ा लिया जाए तो पलके मुआयना करने वाली उंगलियों से हल्के से ऊपर उठाएं। यानी आपने ये करना है कि जब नीचे की तरफ आपने यानी डाउनवर्ड गैस को टेस्ट करना है ना, तो आपने जो उसके आईलिड्स होते हैं उनको जो एग्जामिन करना है ना, तो उंगलियों की मदद से आपने उसको ऊपर की तरफ उठाना है। Jerky oscillatory eye movement nystagmus may be abnormal and especially if sustained or asymmetrical। जर्की मतलब झटकेदार, ऑस्किलेटरी आई मूवमेंट का मतलब होता है अर्ताशी आंखों वाली हरकत, और निस्टेगमेंट्स कहते हैं गैर मामूली हरकत को कहते हैं। आमतौर पर अगर मुस्तकिल या गैर मुतवाज़न हो तो उसे कहेंगे निस्टेगमस ना। तो एसिमेट्रिकल मूवमेंट होती है, अब नॉर्मल मूवमेंट होती है। तो इसमें हम क्रेनियल नर्व 3, 4 और 6 को हम एग्जामिन करेंगे। फिर फिफ्थ की बात की जाए तो फिफ्थ में क्या होता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स आता है। फिफ्थ ट्राइजिमिनल कॉर्नियल रिफ्लेक्स आएगा। पेशेंट को कहेंगे लुक अप एंड अवे, टच कॉटन वूल टू अदर साइड, लुक फॉर ब्लिंक इन बोथ आई, आस्क इफ कैन सेंस इट, रिपीट द अदर साइड, टेस्ट 5 सेंसरी मोटर और 7 मोटर। ये 5 सेंसरी और 7 मोटर, ये इसमें ये कहता है कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स आपने ऐसे चेक करना है कि कॉटन बॉल को आपने पेशेंट के उधर टच करना है और पेशेंट को ब्लिंकिंग के लिए देखना है और देखना है ये सेंस कैसे कर रहा है, और उसको दूसरी साइड पे आपने रिपीट करना है। फेशियल सेंसेशन की बात की जाए तो स्टरलाइज शार्प आइटम ऑन फोरहेड, चीक, जॉ, repeat with dull object, asked to report sharp or dull. If abnormal, then temperature, heated, water cooling, tuning fork, light touch और cotton। आप ये कहते हो कि स्टरलाइज शार्प आइटम आप फोरहेड पे लगाते हो, चीक पे लगाते हो, जॉ पे लगाते हो और रिपीट करते हो आप डल ऑब्जेक्ट के साथ। आप पेशेंट को कहते हैं आस्क टू रिपोर्ट शार्प और डल। आप पेशेंट को रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं शार्प या डल को। अगर अब नॉर्मल हो देन टेम्परेचर, अगर अब नॉर्मल हो देन टेम्परेचर, हीटिंग, वाटर कूलर, ट्यूनिंग फॉक, और लाइट टच हो तो आप कॉटन को कहते हो। मोटर की बात की जाए, पेशेंट ओपन माउथ, क्लेंच टीथ, टेरिगोइड्स, पाल्पेट टेम्पोरल मेसेस्टर मसल एज दे क्लेंच। मोटर में आप कहते हो कि पेशेंट ओपन करे, क्लेंच करे अपने टीथ को, टेरिगोइड्स जिसको कहते हैं, पाल्पेट करे टेम्पोरल को, मेसेस्टर मसल को एज दे क्लेंच। ट्राइजिमिनल में ये होता है कि फिफ्थ होता है, आप ये कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स को आप देखते हो, आप कहते हो पेशेंट को आप और अवे देखो
और आपने क्या किया है, कॉटन वॉल को आपने टच किया दूसरी साइड पे, फिर देखना है कि आई जो होती है ब्लिंक करती है कि नहीं करती है। फिर आपने फेशियल की सेंसेशन को आपने फील किया। जब आपने फेशियल की सेंसेशन को फील किया, आप देखते हो कि शार्प एटम वो फोरहेड पे आप लगाते हो, चीक पे लगाते हो, जो पे लगाते हो, और फिर आप देखते हो कि पेशेंट को कहते हो कि शार्प या डल। अगर आप नॉर्मल है तो आप कहते हो कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो हीटेड है, वाटर कोल्ड ट्यूनिंग फॉर्क है या लाइट टच कॉटन है, वो आप देखते हो। फिर आप क्या कहते हो कि पेशेंट को पेट्रीगोड या क्लंच टीथ जिसको कहते हैं, पेशेंट को आप कहते हो कि मोटर फंक्शन को चेक करने के लिए आप पेशेंट को कहते हैं मुंह को खोलो, दांतों को क्लेंच करो, यानी पेट्रीगोइड्स। जब वो क्लेंच करते हैं ना तो टेम्पोरल और मैसेस्टर मसल्स वो इस तरह वो पट्टों को महसूस करते हैं। ये ट्राइजेमिनल नर्व्स के लिए किया जाता है, यानी फिफ्थ के लिए किया जाता है। मोटर फंक्शनल फेशियल मसल्स टू टेस्ट क्रेनियल नर्व यानी 7। इसमें आमतौर पर आप क्या करते हो, आप इंस्पेक्ट करते हो फेस को, सिमेट्री को आप देखते हो रेस्ट पे ड्यूरिंग कन्वर्सेशन एंड व्हेन टेस्टिंग वेरियस मसल। आप क्या करते हो, फेस को इंस्पेक्ट करते हो, सिमेट्री आप रेस्ट में, एसिमेट्री आप रेस्ट पे देखते हो, कन्वर्सेशन में देखते हो जब आप बहुत से दूसरे मसल को टेस्ट कर रहे होते हो। Ask the patient to wrinkle his forehead or raise his eyebrow enabling you to test the upper face frontalis। यानी आप पेशेंट को कहते हो कि उसके चेहरे पे त्यूरिया डाले और अपनी आईब्रो को ऊपर करे, और अपने इनेबल बनाते हैं टेस्ट करने के लिए अपर फेस को, frontalis को। नेक्स्ट द पेशेंट tightly close his eye to test the strength of the orbicularis oculi by gently tapping to open the patient upper eyelid. Instruct him to puff off both cheeks and check tension by tapping his cheeks or with your fingers. Have the patient smile broadly and show his teeth. Test the lower face. अब इसमें वो कहता है कि पेशेंट को आपने सबसे पहले करना है रिंकल इस फोरहेड, अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ करें, और आपने अपर फेस फ्रंटालिस को आपने टेस्ट करना है। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि टाइटली अपनी आइज़ को क्लोज कर ले। फिर आपने स्ट्रेंथ और बिक्रैलस ओकुलाई की आपने मालूम करनी है। इस तरह करनी है कि पेशेंट की जो आईलिड होती है ना, अपर आईलिड को ओपन करके, फिर आपने पेशेंट को कहना है पफ ऑफ करे बोथ चीक को, टेंशन को चेक करना है कि टैप करके अपनी फिंगर के साथ चीक पे, और पेशेंट को कहना है स्माइल करो और टेस्ट करो लोअर फेस को। आम तौर पर नॉर्मली तौर पर नो फेशियल एसिमेट्री, रिंकलिंग ऑफ फोरहेड एंड स्माइलिंग आर इक्वल एंड सिमेट्रिकल। आम तौर पर कोई भी फेशियल एसिमेट्री नहीं होगी, रिंकलिंग होगी फोरहेड की और स्माइल वो इक्वली करेगा और सिमेट्रिकल करेगा। इस तरह वो मोटर फंक्शन फेशियल मसल्स को और क्रेनियल नर्व 7 को टेस्ट कर सकता है। हेयरिंग की बात हुआ, ये क्या होता है, विद आई क्लोज्ड पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू एक्नॉलेज हेयरिंग द जेंटल रबिंग ऑफ द एग्जामिनर फिंगर अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 इंचेस अवे फ्रॉम हिज राइट एंड लेफ्ट ईयर। आप इसमें क्या कहते हैं, आप पेशेंट को कहते हो कि अपनी दोनों आंखों को बंद करें, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हो कि हेयरिंग द जेंटल रबिंग ऑफ द एग्जामिनर फिंगर अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 इंचेस अवे फ्रॉम हिज एंड राइट एंड लेफ्ट ईयर। आप एक से पेशेंट को आई बंद करने का करते हैं और पेशेंट को ना ये कहते हैं कि जो उनसे पेशेंट की जो कान है उससे जो 3 या 4 इंच दूर खड़े हो जाते हैं, चाहे आपने राइट ईयर से करना है या लेफ्ट ईयर से करना है। आप वॉच, आपने देखना है कि पेशेंट विच द एग्जामिनर कैन हेयर at a specific distance from his ear is placed next to the patient ear. Ask him to note what the patient sound disappeared. Note the examiner has to have normal hearing to do his exam in at least 1 ear. आप पेशेंट को क्या कहते हो कि आप देखते हो कि स्पेसिफिक डिस्टेंस से पेशेंट का कान में क्या सुनाई देता है, और पेशेंट को नोट करने का कहते हो कि कब ये जो साउंड होती है डिसअपेयर होती है। नोट करते हो कि एग्जामिनर के पास आमतौर पर नॉर्मल हेयरिंग टू डू दिस एग्जाम इन एट लीस्ट 1 ईयर। यानी हेयरिंग में आपने क्या किया है, पेशेंट को बिठा दिया, पेशेंट को कहा आई को अपनी क्लोज करें, और 3 से 4 इंच के दुरानिए पे आपने पेशेंट को जो एक कान बंद करने का इस तरह वो क्या है, आप उसको कहते हो कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ना
पेशेंट आवाज़ सुनता है और आप उससे पूछते हो कि कब आवाज़ आनी बंद हुई है, और आम तौर पर वो एक कान से नॉर्मल तौर पर आवाज़ सुनता है होता है। तो नॉर्मली तौर पर इन क्वाइट रूम द पेशेंट शुड बी एबल टू हेयर फिजिशियन फिंगर्स रब्ड लाइटली टुगेदर 3 to 4 इंचेस फ्रॉम हिज ईयर। क्वाइट रूम में पेशेंट इस काबिल होता है कि फिजिशियन फिंगर्स की जो वो रब कर रहा होता है ना आपस में, या जो बोल रहा होता है, तो वो 3 से 4 इंचेस में अब कानों से सुन सकता है। क्रेनियल नर्व 9 और 10 की बात की जाए, ये जो आमतौर पर टेस्ट होता है ये हम इवेल्युएट करने के लिए करते हैं सर्टेन स्ट्रक्चर्स इन द माउथ। द नर्स आस्क द पेशेंट टू से आ एंड कैन डिटेक्ट abnormal positional of certain structures such as प्लेटल यूवला, यानी आमतौर पर जो नर्स होती है ना पेशेंट को कहती है कि आ करो, अगर वो आ कर रहे होते हैं ना तो हम प्लेटल यूवला की अब नॉर्मल फंक्शनिंग्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो एग्जामिनर होता है ना वो असेस करता है सेंसेशन कैपेबिलिटी ऑफ द फेरिंग्स को बाय स्टिमुलेटिंग द एरिया विद द वुडन टक डिप्रेसर कोजिंग अ गैग रिफ्लेक्स। आमतौर पर जो एग्जामिनर्स होता है ना वो सेंसेशन कैपेबिलिटी फेरिंग्स की चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? ये जो एक वुडन टंग डिप्रेसर होता है ना उसको स्टिमुलेट करते हैं जो कि गैग रिफ्लेक्स कोज करता है। तो आपने इस तरह क्रेनियल नर्व 9 और 10 को आप एग्जामिन कर सकते हैं। क्रेनियल नर्व जो होती है ना 11 की बात की जाए, ये हम इसलिए करते हैं, हम ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स को चेक करने के लिए कम करते हैं। हम क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि हम इंस्पेक्ट क्रेनियल नर्व 11, इंस्पेक्ट ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, नोट मसल साइज, बल्क, लुक फॉर एसिमेट्री, एट्रोपी और फैसिकुलेशन। आप क्या करते हो, मसल साइज या बल्क को चेक करते हो, आप एसिमेट्री चेक करते हो, एट्रोफी चेक करते हो और फैसिकुलेशन को चेक करते हो। डिटरमाइन करते हैं मसल पावर को बाय जेंटली ट्राइंग टू ओवर पावर कंट्रैक्शन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मसल्स। आप क्या करते हो, साइज, उसकी एसिमेट्री, एट्रोपी और फैसिकुलेशन को चेक करते हो। आप डिटरमाइन करते हो मसल पावर को के और आप क्या करते हो, ट्राइंग करते हो ओवर पावर कंट्रैक्शन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मसल्स को। हैव दी पेशेंट श्रग शोल्डर अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेपेजियस मसल्स। आप क्या करते हो, पेशेंट बैठा होता है तो आप उसके बाजू के ऊपर ना हाथ रख देते हो, जो कंधे होते हैं उसके ऊपर हाथ रख के जो कहते हैं कि ऊपर की तरफ जोर लगाएं। अगर पेशेंट ऊपर की तरफ जोर करता है तो ये ट्रेपेजियस मसल्स को चेक करने के लिए होता है। फिर आप कहते हो हैव द पेशेंट टर्न हेड टू वन साइड अगेंस्ट रेजिस्टेंस, have the patient head turned to one side against resistance and evaluate strength, observe contracting sternोमास्टोइड मसल। आप क्या करते हो, पेशेंट को कहते हो एक तरफ हेड को मूव करो और इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस लगाओ। इस तरह आप उसकी स्ट्रेंथ को और कंट्रैक्शन को, स्टर्नोमास्टोइड मसल की कंट्रैक्शंस को आप इस तरह चेक कर सकते हैं। क्रेनियल नर्व 12 की बात की जाए तो ये जो नर्व होती है ना ये टेस्ट करती है बल्क और पावर ऑफ द टंग को। द एग्जामिनर लुक फॉर द टंग प्रोट्रूजन और अबनॉर्मल मूवमेंट। ये जो होती है ना 12 ये नर्व जो होती है ना टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है बल्क और पावर ऑफ द टंग को। द एग्जामिनर लुक्स फॉर द टंग प्रोट्रूजन और अबनॉर्मल मूवमेंट। ये जो नर्व होती है ना ये बल्क और पावर ऑफ द टंग को टेस्ट करने के लिए होती है। एग्जामिनर लुक्स फॉर टंग प्रोट्रूजन और अबनॉर्मल मूवमेंट, यानी आप पेशेंट को कहते हो कि बाहर की तरफ टांग को मूव करे। जब वो बाहर की तरफ टांग को मूव करते हैं ना तो आप देखते हो कि टांग प्रोट्रूजन तो नहीं होती है या अबनॉर्मल किस्म की मूवमेंट हो। सेंसरी फंक्शन। टेस्टिंग फॉर सेंसरी फंक्शन इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड लीस्ट रिलायबल पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। हम ये कहते हैं सेंसरी फंक्शन जो होता है ना, जब आप किसी भी सेंसरी फंक्शन को टेस्ट करते हो ये बहुत ही डिफिकल्ट और लीस्ट रिलायबल पार्ट होता है एग्जामिनेशन के लिए। सेंसरी फंक्शन को आप इस तरह कर सकते हैं, या आप कोई भी ये पिंच करके या कोई भी आप नीडल चुबा के आप इसके सेंसरी फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसमें आप क्या करते हो, टेस्ट करते हो सेंसरी फंक्शंस को। पेशेंट्स आइज आर क्लोज फॉर ऑल टेस्ट। आपने सबसे पहले पेशेंट की आई तमाम टेस्टों के लिए क्लोज रखनी है। लाइटर सेंसेशन, शार्प डल, वार्म कोल्ड, काइनेस्थेटिक सेंस यानी पोजीशन सेंस, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन 1 पॉइंट वर्सेस 2 पॉइंट, स्टीरियोग्राफी सेंस ऑफ रिटर्न वर्ड ऑन स्किन, लेटर ऑन पाम,
स्टीरियोग्नोसिस, सेंस ऑफ टच टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कीज, कॉइन्स और पेपर क्लिप्स। इसमें वो कहता है कि जब आप लाइट टच सेंसेशन करते हो या किसी भी बारीक चीज़ को या डल चीज़ को आप चुबाते हो, गर्म या ठंडी चीज़ को चुबाते हो, पोजीशन सेंस करते हो यानी काइनेस्थेटिक सेंस करते हो, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन या 2 पॉइंट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। स्टीरियोग्राफी कहते हैं सेंस ऑफ रिटन वर्ड्स ऑन स्किन्स, यानी आप अपने हाथ के ऊपर स्टीरियोग्राफी करते हो यानी लिखते हो। स्टीरियोग्नोसिस आप होती है सेंस ऑफ टच टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट ऑब्जेक्ट, की, कॉइन्स और पेपर क्लिप को कहते हैं। तो इसमें आप डिफरेंट किस्म की जो सेंसरी फंक्शंस है ना वो चेक करते हो, लाइट टच को, शार्प को, वार्म को, काइनेस्थेटिक यानी पोजीशन सेंस, टेक्टाइल 2.1 पॉइंट, स्टीरियोग्राफी, स्टीरियोग्नोसिस। Light touch sensation. Perform this test using pin pricks in the arms and legs. Ask the patient to say sharp or dull after each stimulus and to reply immediately. आप पेशेंट को परफॉर्म करने के लिए कहते हो, उसके बाजू पे, टांग पे आप प्रिक करते हो, पेशेंट को कहते हो कि वो बताए कि ये शार्प थी, ठल थी इस स्टिमुलस के लिए और रिप्लाई करे इमीडिएटली। तो ये क्या है, लाइट टच सेंसेशन होती है। टच द स्किन विद द कॉटन बॉल यूजिंग लाइट स्ट्रोक। आप क्या करते हो, कॉटन बॉल की मदद से पेशेंट को लाइट सा टच करते हो यूजिंग लाइट स्ट्रोक। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू पॉइंट टू द एरिया यू हैव बीन टच एंड और टेल यू व्हाट यू हैव फील द सेंसेशन और बीइंग टच। ऑब्वियसली ही विल नॉट बी वॉचिंग यू टच ही स्किन, और यानी उसकी आंखें क्लोज है ना, वो नहीं बता सकता कि आपने उसके ऊपर कौन सी लाइट सेंसेशन की है, कौन सा बॉल यूज़ किया है। बस आपने पेशेंट को कहना है कि जो चीज़ आपको फील हो के आपको टच हुई है, सेंसेशन भी फील हो, वो आपने बताना है। कोई शार्प है, डल है, किस किस्म की है। टेम्परेचर वार्म और कोल्ड। टेम्परेचर गर्म है या ठंडा है। टेस्टिंग फॉर टेम्परेचर सेंसेशन इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड but it can be important. Tubes of hot and cold water may be used, but an easier and more practical approach is often to touch the patient with the tuning fork as the water feel cold. First, touch the patient where sensation is thought to be normal and say, does that feel cold? Then, when testing the limb, check that the patient is feeling the fork as cold and not just as pressure. इसमें वो कहता है कि आपने क्या करनी है, टेम्परेचर की जो सेंसेशन होती है उसको ओवरलुक्ड करना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए होता है कि आपने जो ट्यूब्स होती है हॉट और कोल्ड वाटर की, आपने वो भी यूज़ करनी है, लेकिन ये बहुत ईजियर होती है और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने जो होती है ना अक्सर पेशेंट को टच करना है ट्यूनिंग फोक की मदद से। यहाँ कोई भी आपने मेटल यूज़ करना है कि जो कि ठंडी महसूस हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेशेंट से पूछना है उसने सेंसेशन ठंडी महसूस की है, नॉर्मल महसूस की है। पहले पेशेंट को वहाँ आपने टच करना है जहाँ जो उसकी सेंसेशन होती है ना वो नॉर्मल होती है, और आप पेशेंट से पूछते हैं क्या ये ठंडा महसूस होता है। फिर जब वो लिम्ब को पीछे की तरफ मूव करता है या चेक करे कि जो पेशेंट है वो फोर्क को ठंडा महसूस कर रहा है या सिर्फ ये महसूस कर रहा है कि ये प्रेशर है। यानी इस तरह आपने जो सा है ना टेम्परेचर वार्म और कोल्ड को आपने फील ऐसे करना है कि आपने कोई ठंडी चीज़ रखनी है और आपने पूछना है कि ठंडा महसूस किया है कि प्रेशर महसूस किया है। टेम्परेचर वार्म और कोल्ड को फील करने के बाद आपने काइनेस्थेटिक सेंस और पोजीशनिंग की जब आप बात करते हैं ना, तो यूजली टेस्टिंग ऑन ग्रेटर टोस बट इट कैन बी टेस्टेड ऑन अ फिंगर टू। आस्क द पेशेंट टू शट हिज आईज, grab the side of the toes and between the index finger and thumb. This prevents movement from being felt as pressure up or down. Move the digit up and down and ask the patient to tell you the direction of the movement. तो इसमें वो कहता है कि आमतौर पर सिर्फ बड़े उंगलियों पर जांच की जाती है, यानी उनको टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये उंगलियों पर भी जांच किया जा सकता है। मरीज से कहें कि वो अपनी आंखें जो सी है ना बंद कर ले, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जितने भी आपने सेंसेस चेक करनी है वो आपने आंखें बंद करके करनी है। आपने फिर पेशेंट को कहना है कि उंगली और अंगूठे के दरमियान जो अंगूठे के किनारे होते हैं ना जो उसको पकड़ें
उंगली को ऊपर या नीचे हरकत दे और मरीज से कहें वो आपको हरकत की सिमत बताए। यानी आपने पेशेंट का जो उंगली है उसको पकड़ के ऊपर नीचे जो फील करना है, और फील करने के बाद आपने पेशेंट को ये कहना है ऊपर या नीचे की तरफ हरकत दें, और पेशेंट से आपने कहना है कि वो आपको जो डायरेक्शन होती है ना मूवमेंट की वो आपको बताएगी। तो इसको काइनेस्थेटिक सेंस या पोजीशनिंग कहते हैं। मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम inspection start by looking at the patient. Do muscles and look wasted? Is there asymmetry? If the nurse strike the affected muscle with the jerk hammer, it may induce fasciculation. मोटर सिस्टम में वो ये कहते हैं इंस्पेक्ट किया आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, लुकिंग एट द पेशेंट, आपने पेशेंट की तरफ देखने से स्टार्ट करना है। जो मोटर सिस्टम्स होता है ना वो आपने ऐसे देखना है कि ये जो सा मसल है वेस्ट है, इसमें किसी किस्म की एसिमेट्री है। अगर पेशेंट जो नर्स है स्ट्राइक करती है अफेक्टेड मसल से, किससे, जर्की हैमर से, तो ये क्या है, ये फैसिकुलेशन इंड्यूस करता है। ये आमतौर पर वो होते हैं जब मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं ना उनका जो एक पूरा ग्रुप होता है वो इनवॉलेंट्री तौर पर जो खुद ही सिकुड़ता है, तो ये आमतौर पर इस किस्म की जो फैसिकुलेशंस होती है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। तो ये थी मोटर जो मसल्स है ना उनकी इंस्पेक्शन। फिर जो ग्रोस मोटर फंक्शंस होती है और बैलेंस होती है, गेट एंड डोमबर्ग स्टैंड और 1 फुट और हील टो वॉकिंग, toe walking, heel walking only done as needed. Usually do Romberg plus one another. Fine motor function, finger to nose with eye closed. रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट, इसमें ग्रोस मोटर फंक्शन और बैलेंस को ऐसे करता है कि आप उनकी जो गेट और रोमबर्ग जो होता है ना वो क्या होता है, एक जगह पे जो एक फुट पे या हील पे वो वॉक करना स्टार्ट करता है, टो वॉकिंग करता है, ये हील वॉकिंग करता है, और आम तौर पर ये तब करता है जब ज़रूरत होती है। और आम तौर पर आप क्या करोगे, रोमबर्ग और दूसरा टेस्ट भी आप करोगे। फाइन मोटर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप ये करोगे, आई को क्लोज कर दोगे और फिंगर को नोज तक लेके जाओगे, तो ये जो मूवमेंट होगी ये रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट होगी। तो ये क्या, ग्रोस मोटर फंक्शन और बैलेंस को के लिए किया जाता है। अब ग्रोस मोटर की मज़ीद बात की जाए तो आस्क द पेशेंट टू वॉक बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द रूम, आपने पेशेंट को ये कहना है कि बैक मूव करे और फोर्थ अक्रॉस द रूम। ऑब्जर्व फॉर इक्वालिटी ऑफ आर्म स्विंग, बैलेंस एंड rapidly and ease of turning. Next, ask the patient to walk on his tiptoes and then on heels, and ask the patient to tandem walk. तो ग्रोस मोटर फंक्शन की जब आप बात करोगे ना, पेशेंट से कहेंगे वो कमरे में आगे पीछे चले, बाजुओं के जो आर्म स्विंग्स है उसके जो मूवमेंट होती है, बैलेंस होती है और रैपिडली होती है यानी तेज़ी से, और मोड़ने की आसानी पे आप चेक करोगे। आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेशेंट से कहेंगे कि वो अपनी जो टोस है, टिप टोस है यानी अगली उंगलियों के सिरे जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे पहले वो सिरों पर चले यानी टिप टोस पे चले और फिर वो हील पे चले, और पेशेंट से कहेंगे कि वो टेंडम वॉक करें। अब ये टेंडम वॉक क्या है, टेंडम वॉक एक ऐसी वॉक है कि ये एक ऐसी गेट असेसमेंट होती है जो कि आमतौर पर यूज़ होती है कि पर्सन के बैलेंस को और उसकी कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए। ये क्या होती है, हील टू टू ये होती है, ये एक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, यानी आपने क्या करना है, दोनों पाँव आपस में जोड़ देने हैं और जोड़ के एक पाँव आपने आगे रखना है, फिर इस तरह आपने कंटिन्यू वॉक करनी है और ऑब्जर्व करना है बैलेंस के लिए। ये आप इसके लिए ही करते हो कि आप उसका कोई ये सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से आप करते हो, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि सेरिबेलम का ही पार्ट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए। फाइन मोटर रैपिड अल्टरिंग मूवमेंट टेस्ट, फाइन मोटर रैपिड अल्टरिंग मूवमेंट टेस्ट, ये क्या होता है, सीट द पेशेंट, इंस्ट्रक्ट हिम टू पैट हिज नी विद हिज हैंड्स palms डाउन देन palms अप, have him alternative palm down and palm up rapidly, watch the patient to notice if his movement are stiff, slow, non-rhythmic or jerky. The movement should be smooth
and rhythmic as he does the task faster. Seat the patient. सीट दी पेशेंट से क्या मुराद है? सीट दी पेशेंट से मुराद है कि आप पेशेंट को बिठाएं, इसे गाइडलाइन दे कि ये इससे अपने हाथों से अपने घुटनों को थपथपाने का हुक्म दे, यानी कि आप उन्हें कहें कि अपने नी पे ना कि अपने हाथ की मदद से पैड करो। ठीक है, जब वो उस पे पैड करता है तो फिर आप कहते हो कि पाम डाउन और पाम अप हैवी, और फिर आप इसे कहते हैं कि तेजियों से जो हथेलियाँ होती हैं ना उसे क्या कहते हैं, नीचे की तरफ करो, फिर उसको ऊपर की तरफ करो। और फिर आप पेशेंट को नोटिस करोगे अगर जो उसकी जो मूवमेंट होती है ना, इसकी जो हरकतें होती हैं वो स्टिफ यानी सख्त होती हैं, नॉन रिथमेटिक यानी गैर मामूली या जर्की किस्म की होती हैं। द मूवमेंट जो वो काम तेज़ी से कर रहा होता है तो ये जो मूवमेंट होती है ना ये स्मूथ और रिथमिक होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से मूव करे। तो ये क्या फाइन मोटर रैपिड अल्टरिंग मूवमेंट टेस्ट होता है। ड्रॉबैक टेस्ट। ड्रॉबैक टेस्ट में आप कहते हैं पेशेंट को इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्टैंड विद हिज फीट टुगेदर एंड हिज आर्म एट हिज साइड्स। हैव द पेशेंट डू दिस विद हिज आई ओपन and then with his eye closed. Stand close to the patient to keep him upright if he start to sway. अगर पेशेंट या आपने क्या करना है, आंखें वो पेशेंट को कहना है कि अपने बाजू दोनों जोड़े, दोनों टांगे जोड़ें और पेशेंट के साइड पे अपने खड़े हो जाना है। और फिर जो सी होती है ना पेशेंट को कि अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें खोलें और पेशेंट के पास आपने खड़ा रहना है कि वो कहीं गिरता नहीं चाहे। एक्सपेक्ट the patient to sway slightly but not fall. This is the test of balance. आपने पेशेंट से ये एक्सपेक्ट करना है कि वो थोड़ा बहुत तो हिल सकता है लेकिन गिर नहीं सकता। तो ये होता है बैलेंस के टेस्ट के लिए रोमबर्ग टेस्ट। रिफ्लेक्स की बात की जाए, A reflex is defined as immediate और involuntary response to stimulus। यानी रिफ्लेक्स क्या है? एक immediate और involuntary response होता है stimulus के में। और superficial reflex की बात की जाए, stroke the skin with the hard objects such as एप्लीकेटर स्टिक। व्हाट इज फेल्ट इज अ सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। आमतौर पर पेशेंट को कहा जाता है कि स्किन कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसको स्किन के साथ स्ट्रोक करवाया जाता है, जैसे एप्लीकेटर स्टिक होती है कि क्या महसूस होता है, ये होते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। 5 पीस होती हैं, पेन, पेलर, पल्सिस, पैरास्थीजिया और पैरालिसिस। पेन महसूस होता है, पीला होता है, पल्स फील होती है, पैरास्थीजिया। पैरास्थीजिया से मुराद ये होता है कि पैरास्थीजिया कहते हैं कोई भी सेंसेशन होती है नमनेस या टिंगलिंग की स्किन में, ये किस वजह से होती है? ये प्रेशर नर्व पे होता है, इंजरी पे होता है, मेडिकल कंडीशंस होती है, नमनेस, टिंगलिंग, प्रिकलिंग, बर्निंग, पिन या नीडल, ये इस वजह से ये पैरास्थीजिया फील होता है या पैरालाइज होता है। इसको कहते हैं 5 पीस। बाइसेप्स डीप टेंडन रिफ्लेक्स। Have the patient elbow at about a 90 angle of flexion with the arm slightly bent down। पेशेंट को कहा जाता है कि अपना जो एल्बो है 90 के एंगल पे फ्लैक्स करो विद द आर्म स्लाइटली बेंड डाउन, जो कि उसका आर्म है स्लाइटली बेंड डाउन होता है। ग्रास्प द एल्बो विद योर लेफ्ट हैंड सो द फिंगर अप बिहाइंड द एल्बो एंड योर एबडक्टेड थंब प्रेसेस द बाइसेप्स ब्रेकियल टेंडन। ये आप ऐसे करते हो कि पेशेंट का जो एल्बो है वो आप 90 के एंगल पे फ्लेक्शन पे रखते हो, जो उसका आर्म होता है स्लाइटली बेंड डाउन होता है। ग्राफ्स करते हो यानी पकड़ते हो एल्बो को अपने जोन से होते हैं ना लेफ्ट हैंड से, ताकि आपकी जो फिंगर्स होती हैं ना वो बिहाइंड दी एल्बो आए और ये जो आपका एबडक्टेड थंब होता है ना वो प्रेस कर रहे बाइसेप्स ब्रेकियल टेंडन को। फिर इस तरह आप स्ट्राइक योर थंब अ सीरीज ऑफ ब्लो विद द रबर हैमर and varying your thumb pressure with each blow until the most satisfactory response is obtained। आप क्या करते हो, अपना जो थंब होता है ना उसको स्ट्राइक करते हो with the series of blows with the rubber hammer, varying your thumb pressure with each blow until the most satisfactory response is obtained। Normal response is elbow flexion यानी bending। तो हमने बाइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस में हमने ये पढ़ा है कि आपने क्या करना है, आपने पेशेंट के एल्बो को ना 90 के एंगल पे आपने उसको झुकाना है
तो जो बाजू होता है ना वो नीचे की तरफ झुका हुआ आता है और आप अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड से आप क्या करोगे, आप उनकी जो एल्बो है यानी नी को पकड़ोगे, कोहनी को पकड़ोगे, ताकि जो उंगली होती है ना, ये उंगलियां फिंगर्स, वो नी के एल्बो के नीचे है, एल्बो के पीछे हों, और आपका जो एब्डक्टर थंब है ना, या ये क्या होता है, ये बाइसेप ब्रेकियल टेंडन को दबा देता है। फिर क्या करना है, जो अपना जो रबर हैमर है ना, उससे अपने जो थंब है और उस पर एक कंटिन्यू आपने स्ट्राइक करनी है, और हर जो स्ट्राइक के साथ अपने जो थंब है ना उसको आपने दबाव बदलते रहना है, यहाँ तक कि जो ज़्यादा इत्मीनान रिजल्ट हो जाए। आमतौर पर जो रिफ्लेक्स होती है ना, ये एल्बो फ्रैक्चर होता है, वो बेंड हो जाता है, इसे कहेंगे बाइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो टेस्ट ऑफ बाइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्स में आपने क्या किया है, 90 के एंगल पे जो है ना इसको झुकाया है, और आपका जो थंब है बाइसेप टेंडन रिफ्लेक्स की तरफ आया है, और फिर आपने ये हैमर के नुकीले हिस्से से इस पर स्ट्राइक की है। तो इस तरह आपने बाइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्स को चेक किया है। ट्राइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्स, आपने क्या किया है, ग्रास्प द पेशेंट रिस्ट विद योर लेफ्ट हैंड एंड पुल हिम arm across his chest so the elbow is flexed about 90 degree and forearm is partially bent down. Tap the triceps brachial tendon directly above the olecranon process and the normal response is elbow extension. तो ट्राइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस ये होता है कि आप जो करते हैं ना, आप ये करते हैं कि पेशेंट की जो रिस्ट होती है, अपने जो लेफ्ट हैंड है उससे आप पकड़ते हैं। रिस्ट को जब आप पकड़ते हो तो आप उसकी फिर रिस्ट को पकड़ने के बाद ना आप इसके जो बाजू होते हैं ना उसको फ्लेक्स करते हो, कि एल्बो को फ्लेक्स करते हो 90 के एंगल पे, और जो होता है ना बाजू को वो चेस्ट की तरफ लेके जाते हो, और जो फोम आर्म होता है ना वो पार्शली बेंड डाउन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होती है, फिर आप ट्राइसेप्स ब्रेकियल टेंडन पे डायरेक्टली अबव दी ओलिक्रैनियम प्रोसेस के ऊपर आप टैप करते हो। ये जो सा होता है ना एल्बो एक्सटेंशन के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, ट्राइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ट्राइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्स में नेक्स्ट जो आता है, आप यह करोगे, ये जो होता है पेशेंट ने अपने दोनों बाजू पकड़े, लेफ्ट जो होता है राइट में, राइट एल्बो वाली साइड पे, तो फिर आपने जो इसके जो आर्म को फोल्ड करा के आपने इसके ट्राइसेप्स जो ओलिकैरियन प्रोसेस होता है ना उसके ऊपर टैपिंग की। फिर उसके बाद आपने जो ट्राइसेप जर्क है ना, वर्म आर्म को आपने फ्लेक्स किया, और फिर आपने इसके ऊपर जैकिंग की। फिर आपने ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स ऐसे किया कि इसका जो बाजू होता है ना एल्बो से पकड़ के नीचे की तरफ आपने झुकाया, और फिर उसके ओलिकैरियन प्रोसेस पे आपने क्या किया, आपने 90 के एंगल पे उसको लेके गए नीचे की तरफ झुका के, तो फिर इसके ट्राइसेप ओलिकैनियम प्रोसेस के ऊपर टैपिंग की। इस तरह आपने एल्बो की एक्सटेंशन को पता किया कि जब वो उनसे होता है एल्बो एक्सटेंड कर जाती है। प्लांटर बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ये जो होता है ना लाइटली स्टिमुलेट द आउटर मार्जिन ऑफ द सोल ऑफ द फुट तो गेट दिस रिफ्लेक्स परफॉर्म द रिफ्लेक्स चेकर इन दिस मैनर। आमतौर पर जो होता है ना आप आउटर मार्जिन ऑफ द सोल ऑफ द फुट को स्टिमुलेट करते हो ताकि आप रिफ्लेक्स को चेक करो। आमतौर पर जो ये रिफ्लेक्स चेक आप इस तरह करते हो कि ग्रास्प द एंकल विद योर लेफ्ट हैंड, आप जो अपना एंकल होता है ना अपने जो लेफ्ट हैंड से उससे पकड़ते हो, आप एक ब्लंट पॉइंट या मॉडरेट प्रेशर और स्ट्रोक द स्टोल ऑफ द फुट नियर इट्स लेटर बॉर्डर। Stroke from the heel toward the ball of the foot where the cord should curve across the ball of the foot to the medial side following the bases of the toes. A normal reflex is for the patient to have a plantar flexion of all his toes. तो प्लांटर या बेबिंस्किन्स रिफ्लेक्स में ये होता है कि आप लाइटली स्टिमुलेट करते हैं आउटर मार्जिन सोल ऑफ द फुट को ताकि आप इस रिफ्लेक्स को चेक कर सको, परफॉर्म कर सको रिफ्लेक्स चेक को। इस मैनर्स में आपने क्या करना है, एंकल को ना इस रिफ्लेक्स को जो आप कहने के पायों के जो सोल्स होते हैं ना उनके बैरूनी किनारों को हल्के से आपने मूव करना है।
फिर आपने रिफ्लेक्स इस तरह से चेक करना है कि आपने जो लेफ्ट हैंड्स है ना, उससे जो एंकल है उसको पकड़ लें, एक ब्लंट पॉइंट या मॉडरेट प्रेशर आपने यूज़ करना है, और जो सोल ऑफ द फुट है उसको स्ट्रोक करना है नियर इस लेटरल बॉर्डर। फिर आपने क्या करना है, आपने स्ट्रोक फ्रॉम हील टुवर्ड द बॉल ऑफ द फुट, आपने एक स्ट्रोक फ्रॉम द हील टुवर्ड द बॉल ऑफ द फुट, यानी हील से आपने स्टार्ट करना है और बॉल ऑफ फुट की तरफ आपने स्ट्रोक करना है। पाँव की जो गेंद होती है ना, यानी बॉल, उससे मीडियल तरफ आपने झुकना चाहिए, यानी ये जो कर्व होती है ना, ये बॉल ऑफ द फुट से मीडियल साइड की तरफ झुकेगी, ताकि जो उंगलियों के जो फॉलोइंग द बेस ऑफ द टोस के साथ। A normal reflex is for patient to have a plantar flexion out of all his toes। आर्म रिफ्लेक्स जो सा होता है ना, वो प्लांटर रिफ्लेक्स होता है, मरीज की जो तमाम उंगलियों का प्लांटर रिफ्लेक्स होता है। इस तरह होता है कि प्लांटर रिफ्लेक्स या बिबिंस्की पॉजिटिव साइंस इस तरह होता है कि ये जो आपने होता है ना, सोल ऑफ दी फुट को ऐसे पकड़ा होता है, फिर आप ये जो होता है ना तमाम नीडल प्रिक करते हुए ऊपर की तरफ, यानी नीचे आपने हील से स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ आप लेके गए, और जब आप ऊपर की तरफ लेके गए ना, तो उसने क्या किया, यानी मीडियल साइड की तरफ आपने लेके जाना है नीचे, इससे स्टार्ट करके आपने मीडियल साइड की तरफ लेके जाना है। तो जब आप मीडियल साइड की तरफ लेके गए तो पेशेंट ने क्या किया, अपने पाँव को ऊपर की तरफ किया, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स को शो करता है, यानी प्लांटर रिफ्लेक्शन को आपने शो किया। तो आपने प्लांटर या बेबिंस्की रिफ्लेक्स ये होता है कि लाइटली स्टिमुलेट करना है आउटर मार्जिन ऑफ सोल ऑफ द फुट को, ताकि आप ये रिफ्लेक्स कौन सा है कर सकें। पटेलर रिफ्लेक्स और नी जर्क। टेस्ट द रिफ्लेक्स इन दिस मैनर, हैव द पेशेंट सिट ऑन द टेबल और हाई बेड टू अलाउ हिज लेग्स टू स्विंग फ्रीली। आपने पेशेंट को कहना है कि एक बेड के ऊपर या टेबल के ऊपर आप बैठ जाओ और अपनी टांग को स्विंग करो फ्रीली। टैप दी पटेलर टेंडन डायरेक्टली विद द रबर हैमर, आपने पटेलर टेंडन को रबर हैमर के साथ डायरेक्टली टैप करना है। नॉर्मली तौर पर जो नी होती है ना, वो एक्सटेंड्स करती होती है। कंडक्ट रिफ्लेक्स चेक इफ द पेशेंट मस्ट बी लेइंग डाउन, आपने रिफ्लेक्स को चेक करना है यहाँ तक कि पेशेंट लेइंग डाउन हो जाए। पुट योर हैंड अंडर द पोप्लिटियल फोसा, लिफ्ट द पेशेंट्स नी फ्रॉम द टेबल और बेड, टैप द पटेलर टेंडन डायरेक्टली। आपने क्या करना है, नी को एक्सटेंड करना है और फिर आपने जो रिफ्लेक्स होते हैं ना, वो चेक करना है। पटेलर रिफ्लेक्स या नी जर्क की जब आप बात करते हो ना, तो आप ये कहते हो कि पेशेंट किसी टेबल के ऊपर या किसी हाई साइड पे बैठा होता है, तो इस वजह से वो अपनी टांगों को ना फ्रीली मूव करता होता है। तो आपने पटेलर टेंडन को जो है ना, डायरेक्टली एक रबर हैमर से आपने स्ट्राइक करना है। आमतौर पर जो होता है ना, नी जो होता है ना बढ़ता है, यानी एक्सटेंड करता है ऊपर की तरफ ना। तो अगर पेशेंट जो सा लेटा हुआ होता है ना, तो आपने रिफ्लेक्स लाजमी चेक करने हैं। अपने हाथ को पोप्लिटियल फोसा के नीचे रखना है, घुटने होते हैं ना, ये नी को मेज से यानी टेबल से या बेड से आपने उठाना है। तो आपने जो पटेलर टेंडन को ना बराह रास्त आपने चेक कर लेना है। तो इस तरह पटेलर जो रिफ्लेक्स होता है या नी जर्क आप फील कर देते हो। इस तरह आपने किया, पेशेंट को आपने एक बेड के ऊपर बिठाया, फिर बिठाने के बाद आपने क्या किया, पेशेंट के जो पटेलर टेंडन होती है इस पे आपने टैपिंग की, फिर आपने पेशेंट को लटाया, इसके पटेलर टेंडन के नीचे अपना हाथ रखा, फिर इसके पटेलर जो पेशेंट का क्या होता है, आपने जो पटेलर फोसा के नीचे हाथ रखना है ना, पटेलर फोसा के नीचे हाथ रखना है, और जो पेशेंट को के घुटने को या टेबल या फिर वो जो इसको कहते हैं ना बेड, उससे उठाना है और पटेलर टेंडन के ऊपर आपने स्ट्राइक करनी है। तो इस तरह आप पटेलर रिफ्लेक्स या नी जर्क को आप चेक कर सकते हो। अकीलेस रिफ्लेक्स या एंकल जर्क। अकीलेस रिफ्लेक्स और एंकल जर्क, आप क्या करते हो, टेस्ट दी अकीलेस टेंडन एंड फुट शुड एक्सटेंड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी गैस्ट्रोसिनेमियस और सोलियस मसल रिस्पॉन्ड टू दैट टैप। आप क्या करते हो, आप जो होता है ना अकीलेस या अचीलेस टेंडन्स को आप स्ट्राइक करते हो, टैप करते हो, और जो गैस्ट्रोसिनेमियस की कॉन्ट्रैक्शंस होती है और ये जो और सोलियस मसल्स
इस रिस्पॉन्स में टैप के रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। और जो इस तरीके से जो रिफ्लेक्स है ना वो आप परफॉर्म कर सकते हो। आप क्या करते हो, हैव द पेशेंट सिट ऑन अ टेबल और बेड सो डैट हिज लेग हैंग। आप क्या करते हो, पेशेंट को ना मेज या बिस्तर पे बिठा देते हो ताकि इसके जो पाँव है ना वो लटकते रहें। विद योर लेफ्ट हैंड ग्रास्प द पेशेंट फुट एंड पुल इट इन डोर्सीफ्लेक्शन अपवर्ड। आप क्या करते हो, अपने जो लेफ्ट हैंड है ना उससे पेशेंट के पाँव को आप पकड़ते हो, ग्रैस्प करते हो, और फिर उससे डोर्सीफ्लेक्शन यानी ऊपर की तरफ आप उसको मूव करते हो। इस तरह जो होता है ना, फाइंड द डिग्री ऑफ स्ट्रेचिंग अपवर्ड ऑफ द अकिलेस टेंडन दैट प्रोड्यूस द ऑप्टिमल रिस्पॉन्स। फिर इस तरह ये होता है एक्सिलर टेंडन की वजह से ना जो आप जब खींचते हो उसको, तो आप उसकी डिग्री को यानी स्ट्रेचिंग पावर को आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो ये क्या होती है, ऑप्टिमल रिस्पॉन्स पैदा करती है। टैप दी टेंडन डायरेक्टली, आप टेंडन को डायरेक्टली आप टैप कर सकते हो। जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है ना इज दी कंट्रैक्शन ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस और प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट, और जो सोलियस मसल्स होते हैं ना वो भी कंट्रैक्ट करते हैं। तो अकिलेस टेंडन एक ऐसा टेंडन है, एंकल जर्क होता है, जो कि आमतौर पर आप पेशेंट को क्या करते हो, आपने अकिलेस टेंडस में क्या किया है, पेशेंट को मेज पे या बिस्तर पे बिठा दिया है ताकि इसके जो फीट्स होते हैं ना ये लटकते रहे, जो इसके पाँव हैं। फिर आपने जो लेफ्ट हैंड की मदद से ना ये पेशेंट के जो पाँव है ना उसको आपने पकड़ा है, फिर उसको ऊपर की तरफ खींचा है यानी डोर्सीफ्लेक्शन की है। फिर आपने क्या किया, जब उसको ऊपर की तरफ मूव किया ना, तो फिर आपने क्या किया, एचलेस टेंडन की जो होती है ना कॉन्ट्रैक्शन वैसे के चेक किया कि हैमर आपने इधर स्ट्राइक की है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस शुड बी ग्रेडेड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 4। जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं ना उसको ग्रेड करते हो आप 0 to 4 से, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। 0 एब्सेंट डिस्पाइट reinforcement, 1 present only with reinforcement, 2 normal, 3 increase but normal, 4 markedly hyperactive with clonus।